आर्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज अपन देखेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन राजस्थान का नाम, इसका नामकरण कैसे और कब और किस ग्रंथ में किसने क्या कहा है, इसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत नाम से और रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार कहा। क्या कहा है? जैसे कि ऋग्वेद में है ना, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा है और रामायण में वाल्मीकि ने, किसने? वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहा है? मरुकंतार कहा है। क्या कहा है? मरुकंतार। ठीक है, जो कि वाल्मीकि ने रामायण में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, और सबसे प्राचीन लिखित बसंत शिलालेख में जो सिरोही में मिलता है, राजस्थान शब्द के लिए उस शिलालेख में राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है या मिलता है। किसमें मिलता है? जैसे कि बसंत शिलालेख में। और बसंत शिलालेख कहाँ मिलता है? सिरोही में। कहाँ मिलता है? सिरोही में। जो बसंत शिलालेख है उसमें राजस्थान द्वितीय शब्द मिलता है। ठीक है, जैसे फिर आगे अपन और चर्चा करते हैं। जॉर्ज थॉमस ने जो पहला व्यक्ति था राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? राजस्थान शब्द का राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने, जो पहला व्यक्ति था जो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और ये राजपूताना शब्द किसमें प्रयोग किया, ये तो अपन को जानना। ये उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये इसकी पुस्तक किसकी? जॉर्ज थॉमस की मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में विलियम फैक्लिन द्वारा प्रकाशित में मिलती है। राजस्थान शब्द का राजस्थान को जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है, जो उनकी पुस्तक विलियम फैक्लिन ने प्रकाशित की थी। किसने प्रकाशित की थी? विलियम फैक्लिन। कौन सी पुस्तक? मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, राजस्थान के लिए अंग्रेजी ने क्या नाम रखा था? राजपूताना नाम रखा था। क्या रखा था? राजपूताना। किसके लिए? राजस्थान के लिए। किसके लिए?
राजस्थान के लिए। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे सर्वप्रथम किसने और कब रखा था। ठीक है, और अपन आगे देखते हैं। एक और विद्वान हुआ करते थे। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एलन्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में किया। जो राजस्थान का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एलन्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में। कब किया था? 1800 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बारे में अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में जानेंगे। राजस्थान की स्थिति विश्व और ग्लोब और राजस्थान के संदर्भ में भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब के और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन विस्तार से इसका परिचय देखेंगे। ठीक है, देखो राजस्थान की स्थिति। ठीक है, विश्व और ग्लोब, विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति जो कि उत्तर पूर्व ईशान कोणीय में। किसमें है? ईशान कोण में। किसके संदर्भ में? विश्व और ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दिशा पूछे तो उत्तर पूर्व और कोण पूछे तो ईशान कोणीय, जो मैप के अनुसार अपन और विस्तार से देखते हैं। यह हो गया उत्तर, यह हो गया दक्षिण, यह हो गया पश्चिम और यह हो गया पूर्व। तो यहाँ से ये वाला ये अपना राजस्थान यहाँ स्थित है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। ठीक है, और कौन पूछे तो कौन सा? ईशान कोणीय। ठीक है, और आगे राजस्थान की स्थिति देखेंगे एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में एशिया महाद्वीप की द्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में है और कोण पूछे तो नेत्रीय कोण में है। जैसे कि अपन चित्र के माध्यम में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है और यहाँ से ये रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो इसके मध्य में अपन देखेंगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा और देखते हैं। थोड़ा ऊपर किस गई थी लेकिन इसके बारे में देखते हैं अपन। देखो जैसे कि यह हो गई देशांतर रेखा। कौन सी? ये देशांतर और ये अक्षांश रेखा। तो इसके बारे में उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व और पश्चिम। तो ये राजस्थान की स्थिति कहाँ है? ये वाले भाग में। ठीक है, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? ये कौन सा भाग हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी। और कौन पूछे थे? नेत्रीय कोण में। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछे तो दक्षिणी पश्चिमी और कौन पूछे तो नेत्रीय कोण। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे इस भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखेंगे। तो भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम और कोण पूछे तो वायव्य कोण है। जैसे कि
अपन मैप के अनुसार समझते हैं। ये हो गया उत्तर, ठीक है, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति है जो कि इधर है, ठीक है। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? उत्तर उत्तर पश्चिम, ठीक है। और कौन पूछे थे ये कौन सा? वायव्य कोण है। कौन सा है? वायव्य कोण में स्थित है। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में, ठीक है। अब अपन देखेंगे अक्षांश, ठीक है। अक्षांश दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखेंगे अपन। जैसे कि अक्षांश है, ये अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है। जैसे कि ये अपना विश्व है, ठीक है। जैसे कि ये दो भागों में, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतर के दृष्टि से देखेंगे तो ये पूर्व गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। और देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान की स्थिति है जो पूर्वी गोलार्ध में आती है, ठीक है। कौन सी गोलार्ध में आती है? राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में आता है, ठीक है। और देखेंगे अपन आगे। हाँ, अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? जो अक्षांश अपन को देखने नहीं, ये काल्पनिक क्या है? रेखाएं हैं जो, हाँ, इससे अपन सीमा निर्धारित, ये कहाँ से कहाँ तक है इसके बारे में अपन जान सकते हैं। ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं। क्या है? काल्पनिक रेखाएं। देखो, अक्षांश किस दिशा से किस दिशा की ओर या किसके मध्य खींची जाती है? अक्षांश रेखा जो कि पूर्व से पश्चिम के मध्य गोलों पर खींची जाती है, जो क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? काल्पनिक रेखाएं। जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक है, मान लो पृथ्वी है, तो ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो इसकी रेखा किधर से खींची जाती है? उत्तर पूर्व ने, हाँ, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। और देशांतर खींची जाती है उत्तर से दक्षिणी, ठीक है। उत्तर से दक्षिणी में कौन सी रेखा खींची जाती है? ये भी एक काल्पनिक की रेखाएं मानी गई है, ठीक है। और इसके बारे में और अपन थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। देशांतरी रेखाएं, ठीक है। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण के मध्य गोलों पर खींची गई रेखा क्या है? काल्पनिक रेखाएं। क्या है? काल्पनिक रेखाएं, जिसे देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। और अक्षांश क्या काम आती है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अक्षांश से दूरी की क्या की जाती है? गणना की जाती है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस रेखा से क्या काम होता है और इससे क्या काम कर सकते हैं अपन। तो अक्षांश रेखा से क्या होता है? उसकी दूरी की क्या होती है? गणना। जैसे कि यहाँ अमेरिका है और भारत कितना दूर है, तो किसकी सहायता अपन इसकी दूरी तय करेंगे? तो किसकी? अक्षांश से अपन दूरी तय करते हैं। और देशांतर से अपन क्या है? देशांतर क्या है?
देशांतर एक ऐसी रेखा है जो समय का निर्धारण करती है। क्या करती है? समय का गणना कराती है। क्या कराती है? जैसे कि अपन 10 बजे यहाँ पहुंचे, तो कौन सी कितनी बजे इतने अक्षांश यहाँ देशांतर पर अपन पहुंच जाते हैं, तो इसके अनुसार अपन उसका टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि एक डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट लगता है। ठीक है, कितनी मिनट लगती है? 4 मिनट लगती है। एक देशांतर पार करने में कितनी? 4 मिनट लगती है। कितनी? ओनली 4 मिनट। ठीक है, और आगे इसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। हाँ, गोलों पर कुल अक्षांश रेखाएं की संख्या 179। कितनी है? 179। अरे सर, आप ऐसे कैसे बता रहे हो? यहाँ तो 181 बता रहे। हाँ, उसके बारे में भी और अपन देखते हैं, कैसे वो भी बताता हूँ मैं। ठीक, धैर्य रखे। देखो, एक पॉइंट तो यहाँ है, ठीक है, और एक पॉइंट तो यहाँ है। कहाँ? यहाँ पे। और एक पॉइंट यहाँ पे। तो ये दो हो गई, उसमें प्लस करेंगे 108 + 2 कितने हो जाएंगे? 181। ठीक है, ये भी अपन ने आगे देखते हैं। गोलों पर कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो ये ऑप्शन आएगा, तो सही किसको करना है अपन को? इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट। गोलों पर कुल देशांतर रेखा कितनी है? 360। कितनी है? 360। दो अक्षांशों की मध्य की दूरी, जैसे कि ये एक अक्षांश, ये, तो इसके मध्य की दूरी बताना। तो कितनी है इसके मध्य की दूरी? 111.32 केमी है ना। केमी मतलब किलोमीटर, समझ जाना। ठीक है, और देशांतर की दोनों मध्य की दूरी कितनी है? वो भी सेम है। ठीक है, 32 किलोमीटर केमी। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे अपन। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 0 डिग्री देशांत रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच या प्रधान मध्यन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान मध्यन रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को मध्य या भूमध्य विषुवत कहा जाता है, और देशांतर 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना। एक डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का क्या लगता है? समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का क्या लगता है? समय लगता है। क्या लगता है?
समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे अपन। भारत की मानक रेखा IST 82 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। जो 82 डिग्री है, जो पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है? जो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। कौन से स्थान पूछे तो नैनी, निकट पूछे तो प्रयागराज बताना। ठीक है, जो पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। भारतीय मानक रेखा समय ग्रीनविच मानी टाइम GMT से 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे। क्या है, समय क्या है, आगे। ठीक है, और यह मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, जो अपन मैप के अनुसार देखते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो 5 राज्य है मानक रेखा इनसे गुजरती है। ठीक है, और आगे अपन देखेंगे कर्क रेखा के बारे में अपन पढ़ते हैं। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान से कहाँ और किस जिले से और कहाँ से गुजरती है, और कितने जिलों से होके गुजरती है? कर्क रेखा जो राजस्थान से 2 जिलों से होकर गुजरती है, और विशेष बात माही नदी इससे 2 बार काटती है। कर्क रेखा को काटने वाली नदी पूछे तो माही नदी, इससे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। कौन सी नदी को? माही नदी को, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती। ठीक है, और इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, 82.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितनी? 8 राज्यों से, जो निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा क्या करती है? गुजरती। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो आपको बताया है मैंने। ठीक है, और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो किसमें है? MP इतने
मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम पूछे तो त्रिपुरा, कहाँ, त्रिपुरा में। अधिक लंबाई कर्क रेखा की पूछे तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम पूछे तो त्रिपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से और डूंगरपुर जिला के सिकली गांव से होके गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। राजस्थान में 26 किलोमीटर, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के मध्य होती हुई डूंगरपुर के सिकली गांव से क्या करती है? गुजरती है। और विशेष बात आपको पहले ही बता दिया है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो कि माही नदी, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे अपन हाँ 21 दिन को सूर्य कर्क रेखा पर क्या करता है? सीधा चमकता है। इससे क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति, ठीक है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, इसके कारण इससे क्या कहते हैं? संक्रांति, कर्क संक्रांति कहते हैं। किसको? कर्क रेखा को। कर्क रेखा को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। इक्कीस जून को सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई बनती है। क्या बनती है? 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य क्या होता है? दक्षिणायी होता है। क्या होता है? दक्षिणायी होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? दक्षिणायी प्रारंभ हो जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है। और अपन और चर्चा करते हैं तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है, ठीक है। इसके बारे में अपन देख लिए, कब और किस टाइम और किस महीने को सूर्य किस रेखा पे लंबवत चमकता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर ली है। तो ध्यान से फिर याद करना है, ठीक है। और आगे और देखेंगे अपन, जैसे कि ये डायग्राम में बताया गया है। देखो, सूर्य की किरणों की सर्वाधिक सीधापन या लंबवत बांसवाड़ा में गिरती है और सूर्य की किरण सर्वाधिक तिरछी श्री गंगानगर में होती है, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम के अनुसार आपको मानचित्र के अनुसार दर्शाया गया है, ठीक है। और आगे और देखेंगे, बांसवाड़ा से श्री गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणें क्या होती है? तिरछी होती है। जैसे अपन जस्ट उल्टा करें, श्री गंगानगर से बांसवाड़ा की तरफ आने पर सूर्य की किरणें
का क्या होता है? सीधापन होता है। क्या होता है? सीधापन। कहाँ से आने से? श्री गंगानगर से आने से बांसवाड़ा में सीधापन आता है। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे अपन मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। 23.5 दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य क्या करता है? सीधा चमकता है। वो अपन ने मानचित्र के अनुसार में अगले पीपीटी में अपन ने देख लिया है। ठीक है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कब पूछे तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य क्या करता है? सीधा चमकता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, और आगे और अपन चर्चा करते हैं। 21 मार्च बसंत विषु व 23 सितंबर शरद विषु को भूमध्य रेखा पर चमकता है। कहाँ चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है। ठीक है, तो दिन व रात क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ही डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फॉलो करें। आपको जो मर्जी आए वो करना। जय हिंद, जय भारत।